अभी हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण मई 2023। इससे पहले हम लोगों ने अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक के प्रतियोगिता दर्पण को प्रति माह देख लिया है। अब ये प्रतियोगिता दर्पण मई 2023 की बारी है। इसे हम लोग मानचित्रों की मदद से भी देखेंगे, जहां पे भी आवश्यकता होगी मानचित्रों का हम लोग उपयोग करेंगे। वो वर्ल्ड का मानचित्र हो, वो इंडिया का मानचित्र हो, या फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो बिहार या बंगाल का जो भी रीजनल मानचित्र है हम लोग उसे देखेंगे। तो हम लोगों का पहला टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण में। हम सभी लोग जो प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ते हैं जानते हैं कि पहला टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण का होता है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल करंट अफेयर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है वो राहुल गांधी से संबंधित है। और इसमें अगर आप लोगों ने न्यूज में या पेपर में देखा होगा तो राहुल गांधी की सदस्यता 8 वर्षों के लिए समाप्त कर दी गई है। अब ये हुआ कैसे है, पहले थोड़ा सा प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ते हैं, फिर एक अलग से हम लोग ड्रॉ करेंगे कि किस प्रोसीजर की मदद से राहुल गांधी को की संसद सदस्यता हटाई गई है। यहां लिखा हुआ है कि मान हानि के एक मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा के पश्चात लोकसभा की सदस्यता समाप्त। अब चूंकि 2 वर्ष का कारावास हुआ है, लेकिन संसद सदस्यता इनकी अब 8 वर्ष की समाप्त हो गई है। अब ये 2 वर्ष के होने के बावजूद भी 8 वर्ष की संसद सदस्यता किस प्रकार से समाप्त हुई है, ये हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधन के दौरान मोदी उपनाम के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करने के 4 वर्ष पुराने एक मामले में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मानहानि का दोषी करार दिया और 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तो एक हम लोग मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो कलर किया हुआ है वही महत्वपूर्ण है। आप एक बार पढ़ सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण को, लेकिन मेरे अनुसार जो कलर किया हुआ है वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू, महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि अगर ये टॉपिक तीनों के लिए अगर महत्वपूर्ण है तो पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। केवल अगर मेंस और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है तो वो लिख दिया गया। ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि लोकसभा सचिवालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत इन्हें हटाया है। फिर ये जो पोर्शन है ये लोकसभा सचिवालय ने जो कार्रवाई की है वो है। उसके बाद लोकसभा सचिवालय से पूर्व में सूरत की कोर्ट ने आईपीसी के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की है। तो अब ये कैसे कैसे हुआ है ये हम लोग देखेंगे। देखिए 2019 के साल को यदि आप याद करिएगा, जब चुनाव का माहौल था, 2019 में चुनाव का माहौल था और उसी चुनाव के माहौल में राहुल गांधी गुजरात गए थे। राहुल गांधी कहाँ गए थे? गुजरात नहीं, राहुल गांधी कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में एक जगह है कोलार, बेंगलोर के पास है ये कोलार, जो अपनी सोने की खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कोलार कहाँ है तो कोलार कर्नाटक में है। कोलार अपने सोने की खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है और भारत का जो सोना है इसी कोलार की खान से प्राप्त किया जाता है। तो कोलार में इन्होंने कहा था, क्या मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं? और क्वेश्चन मार्क भी इन्होंने डाला था। इसी स्टेटमेंट के आधार पर इनकी संसद सदस्यता रद्द हुई। तो मोदी सरनेम का इन्होंने उपयोग किया तो कुछ बीजेपी नेताओं ने इनके विरुद्ध मानहानि का केस किया, जिसमें हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी थे। उनके कारण इन्हें एक बार आके पटना हाईकोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो हुआ ये अभी हाल फिलहाल में फरवरी मार्च में कि सूरत कोर्ट ने
आईपीसी की तहत, आईपीसी 499 और आईपीसी 500 के तहत मान हानि का दोषी इन्हें पाया कि इन्होंने एक व्यक्ति विशेष की, एक समुदाय विशेष का अपमान किया है और ये मान हानि के कैटेगरी में जाता है। तो यदि आप मान हानि करते हैं तो किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उसे सजा हो सकती है। तो मानहानि का दोषी पाया गया तो कोर्ट ने मानहानि का दोषी पाते हुए दो धाराओं के तहत, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 499 और इंडियन पिनल कोड 500 के तहत इन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई और इन पे जुर्माना भी लगाया और जुर्माना लगाते ही ये जमानत पे रिहा भी हो गया। ठीक है, तो ये मामला हो गया। आईपीसी का मामला तो कोर्ट का है, ये 23 मार्च का मामला था। 23 मार्च को 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया। 24 मार्च को, एक दिन भी बीता नहीं था, 23 मार्च की रात या आप उसको 24 मार्च का सुबह भी कह सकते हैं, 23 और 24 को ही लोकसभा सचिवालय, अब मामला कहां जाएगा? लोकसभा सचिवालय जाएगा। अगर ये मामला स्टेट का होता, विधानसभा की होती या विधान परिषद की होती, तो ये विधान सभा या विधान परिषद के सचिवालय में जाता। तो लोकसभा सचिवालय में ये मामला गया और लोकसभा सचिवालय के जो प्रमुख हैं उन्होंने अनुच्छेद का उपयोग किया है, ये ध्यान रखिएगा। वो आईपीसी का उपयोग नहीं कर सकते, आईपीसी का उपयोग केवल और केवल कोर्ट करता है। अब चूंकि कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा दी तो भारत के संविधान को अमेंडमेंट करते हुए एक नियम बनाया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग बृहद रूप से आगे करेंगे, कि यदि आपको कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो आप आने वाले 6 वर्ष तक चुनाव, भारत की राजनीति का किसी भी स्तर का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इन्होंने अनुच्छेद 102 के तहत, एक मिनट, इन्होंने अनुच्छेद 102 के तहत इनकी संसद सदस्यता को रद्द किया और इसकी सूचना तत्काल चुनाव आयोग को दी। इसकी सूचना तत्काल चुनाव आयोग को दे दी और चुनाव आयोग ने अगले ही दिन ये जो वायनाड सीट से संसद थे, वायनाड सीट को रिक्त घोषित कर दिया और राहुल गांधी 6 वर्षों के लिए अमान्य घोषित हो गया। तो इसमें नियम ये है कि एक नियम आया था, उसमें राहुल गांधी की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक है जन प्रतिनिधित्व कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। इसके तहत यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को कम से कम 2 वर्ष की सजा हो जाएगी तो सजा के डेट से आगे के 6 वर्ष तक +6 years तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 2 वर्ष की सजा और सजा के समाप्ति के बाद के जो 6 वर्ष होंगे, कुल मिला के 8 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इस नियम के आधार पे राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई। ठीक है, अब यदि हम लोग अगर यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कोलार की खान, आप ध्यान रखिएगा, कोलार की खान किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है? तो कोलार की खान महत्वपूर्ण है अपने सोने के लिए। अनुच्छेद 102 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 102 के तहत संसद सदस्यता को समाप्त किया जाता है और आईपीसी 499 और आईपीसी 500 के तहत मानहानि के आरोप में किसी को दोष सिद्ध किया जाता है। और ये पहला मामला है भारत में, भारत का ये पहला मामला है जिसमें किसी जनप्रतिनिधित्व की संसद सदस्यता रिक्त हो गई है, संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार राहुल गांधी वो पहले जनप्रतिनिधि हैं
जो मानहानि के आरोप में अपनी सदस्यता को समाप्त कर लिया। तो अब हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, आप यदि फिर से प्रतियोगिता दर्पण को देखिएगा तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद, हमारे लिए अनुच्छेद 102 जो यहाँ पे है ये महत्वपूर्ण है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 महत्वपूर्ण है कि इसके तहत संसद सदस्यता समाप्त होती है। और थोड़ा सा हम लोग को जानना आवश्यक है आईपीसी 499 और आईपीसी 500, ठीक है, आईपीसी 499 और आईपीसी 500। अब यदि आप मानचित्र में देखिएगा, अगर आप भारत के मानचित्र में देखिएगा तो ये भारत का मानचित्र है जिसमें कर्नाटक है, यहाँ पे बैंगलोर है और यहीं पे कोलार की खान है। कोलार की खान का मैप पूछता है कि कहाँ पे, यहाँ पे कोलार की खान है, कोलार की खान यहीं पर है जहां से सोना निकाला जाता। ये कर्नाटक का मानचित्र हो गया। फिर ये केरल का मानचित्र है, यहाँ पे वायनाड सीट है जहां से चुनाव हमारे राहुल गांधी पिछली बार लड़े थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दिल्ली व मुंबई के पश्चात अब भोपाल में दिव्य कला मेला का समापन हुआ है। ये दिव्य कला मेला हमसे पूछेगा कि दिव्य कला मेला है क्या, तो दिव्यांगों के लिए किया गया है ये दिव्य कला मेला। लिखा हुआ है देश भर के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों व हस्तकारों के जीवन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, हस्तकारों के जीवन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व दिल्ली और मुंबई में भी दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था और ये केवल और केवल पीटी से संबंधित क्वेश्चन है। और अभी जो दिव्य कला मेला लेटेस्ट हुआ है वो भोपाल में हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देखेंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे मैं स्किप कर दे रहा हूं। महत्वपूर्ण है ये मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित जो भी चीजें हैं। तो पहले हम लोग इसे अपने अनुसार ड्रॉ करते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या क्या हो सकता है चुनाव आयोग से संबंधित। तो देखिए, एक चुनाव आयोग है हमारे भारत में जिसे हम लोग निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, इस प्रकार 3 सदस्य चुनाव आयोग में होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति मैक्सिमम 6 इयर्स या 65 इयर्स तक, जो पहले पूरा हो जाए उस समय के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगर कोई व्यक्ति 58 इयर्स का है तो वो 64 इयर्स तक मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकता है, या अगर कोई व्यक्ति 62 इयर्स का है तो वो 65 इयर्स में वो रिटायर हो जाएगा। यानी कि 65 इयर्स में वो रिटायर हो जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर एज उनके पास है तो मैक्सिमम वो 6 इयर्स तक ही रहते हैं। चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है, संविधान के 324 अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का गठन हुआ है। हमारी जो प्रेसिडेंट है वो चुनाव आयोग का गठन करती हैं और चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। हालांकि यहाँ पे राष्ट्रपति कैबिनेट के परामर्श के आधार पे ही मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, या फिर हाल फिलहाल में क्या परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, हाल फिलहाल में क्या परिवर्तन हुआ है।
इधर हम लोगों ने देखा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद है वो उसे थोड़ा सा पॉलिटिकल किया गया है, अपने चुनाव में लाभ लेने के लिए उनकी नियुक्ति की जा रही है। तो अभी पंजाब में एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको वीआरएस दिया गया और वीआरएस के देने के अगले ही बाद मोदी सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया, पंजाब कैडर के थे। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्टिव हो गई और सरकार से पूछा कि इतनी हड़बड़ी क्या थी कि एक आईएएस ऑफिसर को वीआरएस दिलवा के अगले ही दिन आप उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ काम करने के लिए रख दिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक संसद एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एक कानून नहीं बनाती है कि इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, तब तक इस नियम के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। तो वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का गठन या नियुक्ति करेंगे। तो दो अन्य सदस्य कौन होंगे? एक सदस्य होंगे विपक्षी पार्टी के नेता, अर्थात लोकसभा में विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो इसमें रहेंगे। जैसे अभी बंगाल में एक सीट है बलरामपुर सीट, उसमें अधीर रंजन चौधरी वहां से चुन के आते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उसके विपक्षी दल के नेता है। तो वो विपक्षी दल के नेता और खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये काम करेंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इसी चीज को लेकर यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण में लिखा गया है और आने वाले एग्जाम में ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की संस्तुति के आधार पर हो, यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। यहाँ लिखा हुआ है कि न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में, इनका भी नाम जानना आवश्यक है कि के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में 2 अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आपसे इन सभी चीजों से लेके संविधान से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो हमें जानना है सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक अभी तक के भारत के इतिहास में जब से भारत स्वतंत्र हुआ केवल एक महिला है 1990 के दशक में जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, उनका नाम जानना आवश्यक। अभी उनका नाम हम भूल गए हैं। एक जे.एम. लिंगदोह का भी नाम जानना आवश्यक क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त के काम में काफी बेहतर तरीके से किए थे। और एक और थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त से रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन हमें जानना आवश्यक है। इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय सीवीसी और सीबीआई में जो प्रमुख होते हैं उनकी भी नियुक्ति इसी आधार पे करने की बात कही हुई है और इसी आधार पे सीबीआई और सीबीसी की नियुक्ति हो रही। तो यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जो एग्जाम में महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि राजस्थान ने अभी 19
जिलों का गठन किया, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये सबको आप छोड़ दीजिए, किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोगों का पहला टॉपिक है इटली का, जिसे हम लोगों को स्किप कर देना है क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें केवल इतना जानना है इटली के प्रधानमंत्री का नाम। इटली के प्रधानमंत्री का नाम जॉर्जिया मेलोनी है। बस आपसे प्रारंभिक परीक्षा में यही प्रश्न पूछेगा और इसमें कुछ भी जानने के लिए विशेष नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक और हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। अभी निकट भविष्य में यही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। भूतकाल में एंथनी अल्बानेस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। केवल इतना ही जानना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेस हैं। उसके बाद इसमें कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे जापान से संबंधित, जो हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी भारत की यात्रा हुई है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, उससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अभी हाल फिलहाल इन पे भी जानलेवा हमला हुए हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण में जो भी कुछ दिया हुआ है उस पे आने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे महत्वपूर्ण है और जापान के प्रधानमंत्री भारत आए क्यों हैं, कारण क्या है प्रधानमंत्री के आने का कारण। तो कारण नंबर 1 हमें याद रखना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र, अभी इसे हम लोग मैप में भी देखेंगे। ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे अधिक व्यापार होता है, व्यापार वाला क्षेत्र है। इसके कारण दोनों की बैठक हुई है, भारत की और जापान की। दूसरा एक है दक्षिणी चीन सागर और तीसरा है पूर्वी चीन सागर। तो इन 3 मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इन लोगों, ये दोनों आपस में मैत्री करना चाहते हैं और वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, दक्षिणी चीन सागर जो चाइना और जापान के पास है, यहाँ पे चाइना अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाता है जिसके कारण जापान को परेशानी होती है, इसके कारण भी ये आए हैं। और तीसरा, पूर्वी चीन सागर में एक द्वीप है, एक द्वीप है सेनकाकू द्वीप, यहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है चाइना। इसके रोकथाम के लिए जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है। अब जापान के प्रधानमंत्री तो आगे, तो भारत का क्या इसमें हित है। तो भारत का हित यदि आप देखिएगा तो भारत का एक हित है पूर्वी लद्दाख, पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र, और दूसरा अरुणाचल। पूर्वी लद्दाख में हमेशा हम लोग देखते हैं डोकलाम वगैरह के क्षेत्रों में भारत और चाइना के बीच तनाव रहता है। तो इसमें समर्थन प्राप्ति के लिए भारत भी प्रयासरत है कि जापान उसे समर्थन दे ताकि वो चाइना का मुंह तोड़ जवाब दे सके। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश को चाइना समय समय पे अपना क्षेत्र घोषित कर देता है, अपने मानचित्र में दिखाता है, जिसका विरोध मजबूत तरीके से भारत कर सके, इसके समर्थन के लिए भी ये बैठकें हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मैप में देखेंगे ताकि चीजें हमारे लिए आसान होगी। ये पॉलिटिकल मैप है, पूरे विश्व का ये पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे चीजें पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ये है भारत, भारत के उत्तर में ये है चाइना, और ये जो एरिया है ये है जापान।
जापान पूरी तरह से प्रशांत महासागर से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है, छोटे छोटे द्वीपों का ये देश है। अब चूंकि जापान भी चाइना का पड़ोसी है, भारत भी चाइना का पड़ोसी है। यहाँ पे है लद्दाख। अगर इसे थोड़ा सा मैप को बड़ा किया जाए तो आप देखिएगा कि ये जो एरिया है, ये सब एरिया लद्दाख के क्षेत्र का आता है, पूर्वी लद्दाख। और यहाँ पे चाइना के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। फिर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे भी इसी अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने मानचित्र में अक्सर दिखा देता है, जिसका भारत विरोध करता है। उसके बाद ये जापान है, पूरी तरह से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ। ये जापान सागर है। तो ये जो पूरा एरिया है समुद्र से घिरा हुआ, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ, यहीं पे दक्षिणी चीन सागर है, यहीं पे पूर्वी चीन सागर है, यहीं पे ताइवान है। ताइवान पे हमेशा अधिकार करने की बात चाइना करता रहता है। तो यहाँ पे ये जो जितने भी हम लोग समुद्री क्षेत्र देख रहे हैं, ये समुद्री क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन जगहों पे चाइना अतिक्रमण करता है, जिसका विरोध जापान, साउथ कोरिया, ये ताइवान है, इस पे अधिकार की बात जब चाइना करता है तो ये सभी देश चाइना का विरोध करते हैं। साथ में आप देखिएगा कि ये जो एरिया है ये हिंद महासागर का एरिया है, और यहाँ से ये जो एरिया है ये सब प्रशांत महासागर का एरिया है। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक जो व्यापार होता है वो हिंद महासागर में होता है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को यदि मिला दिया जाए तो 75%, 75% समुद्री व्यापार होता है। और इस समुद्री व्यापार को भी श्रीलंका को यदि चाइना अपने में मिला ले तो उसे व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के क्षेत्र पे चाइना कब्जा न कर सके, इसलिए भी ये बैठकें हमेशा होती रहती है। ठीक है। और अभी हम लोग जानते हैं G7 का 2023 का शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में भी होने वाला है, इसका भी आमंत्रण दिया गया है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िएगा तो चीजें थोड़ी सी आपको ज्यादा आसान लगेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के संदर्भ में भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करना था, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र पे चर्चा करना था। दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के संदर्भ में एक खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए 75 अरब डॉलर के निवेश से समूचे क्षेत्र में ढांचागत विकास की एक नई योजना की घोषणा भी इन्होंने की है। यानी कि भारत और चाइना 75 अरब डॉलर के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक ढांचागत विकास करेगा, जिससे कि मुक्त व्यापार हो सके। और यदि चाइना श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लेता है तो फिर ये इस व्यापार में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। यहीं पे लिखा हुआ है, चीन की विस्तारवादी नीति भारत व जापान दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्यों चुनौतीपूर्ण है? अभी हम लोगों ने बात भी किया कि भारत में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तथा पूर्वी चीन सागर में जो सेनकाकू द्वीप है उस पर चीन अपना दावा करता रहा है। चीन की यह विस्तारवादी नीति क्षेत्रीय अखंडता व आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत व जापान दोनों के लिए समक्ष चुनौती ये पेश करता रहता है। पूरे दक्षिण चीन सागर में चीन का सैन्य दावा भी भारत व जापान के साथ साथ क्षेत्र में समुद्री व्यापार की दृष्टि के लिए भी चिंता का विषय है। तो जापान और भारत का आपस में एक होना भी दिखाता है कि ये दोनों देश मिलकर चाइना से मुकाबला करना चाहते हैं। क्यों? एक तो इसका आर्थिक पक्ष है और दूसरा इसका सामरिक पक्ष है, अपने सामरिक क्षेत्रों की चाइना से सुरक्षा के लिए भी। पीटी के लिए हमें जानना है कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और साथ में G7 की अध्यक्षता इस साल जापान करेगा। हमारा जो भी बुलेट ट्रेन परियोजना है उसमें मदद जापान कर रहा है। तो ये हो गया भारत और जापान के बीच के जो संबंध है
उससे संबंधित। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे चीन से संबंधित, क्योंकि अभी चीन में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग देखेंगे कि एक बार पुनः जो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी नियुक्ति हुई है। और चाइना के इतिहास में यह पहला मौका है, चाइना के इतिहास में यह पहला मौका है कि कोई राष्ट्रपति लगातार 3 बार चाइना का राष्ट्रपति बना है। तो इससे भी हमारे पीटी मेंस इंटरव्यू सभी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन होगा क्या? तो पहले हमें चीजों को समझने से, हमारे पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। तो चाइना के पार्लियामेंट को, चीन के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों से। तो हम लोग को जवाब देना है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चाइना के संसद को, चाइना के पार्लियामेंट को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, कांग्रेस का मतलब होता है संगठन, ठीक है। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चाइना के संसद को हम लोग कहते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम लोग जान गए कि जो शी जिनपिंग वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं, शी जिनपिंग चाइना के इतिहास में लगातार 3 बार राष्ट्रपति बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, ये एक नाम पीटी के लिए जानना आवश्यक है, उनका नाम है हान झेन। प्रधानमंत्री कौन है, पहले ली केकियांग थे, अभी प्रधानमंत्री ली कयांग। ये 3 नाम हमें जानना आवश्यक है। अब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण पे आएंगे। यहां लिखा हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए इस देश के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं लगातार तीसरी बार। ये क्वेश्चन बनता है, लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु उनका यह चुनाव चीन की संसद, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये चीन की संसद है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि चीन के संसद को क्या कहते हैं। चीन की संसद ने एक बैठक की और घोषणा की 10 मार्च 2023 को कि चीन के राष्ट्रपति कौन होंगे। ये हम लोगों ने देख लिया, लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु वो चीन के पहले राष्ट्रपति हैं। साथ में कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव ही सर्वाधिक शक्तिशाली हस्ती होता है। तो चीन में मुख्यतः वैसे तो 3-4 पार्टियां, लेकिन एक ही पार्टी की मान्यता है, कम्युनिस्ट पार्टी। और चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका जो महासचिव होता है वो वहां का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। तो इतना हमें जानना है चीन के राष्ट्रपति के चुनाव का। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नेपाल में मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब हमें इसमें सिर्फ ये जानना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, उससे पहले विद्या देवी थी। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये भी होना चाहिए कि हम लोग एक बार पहले नेपाल के मैप को देखेंगे। अगर हम नेपाल के मैप को देखते हैं तो हमें पता है कि ये दक्षिण एशिया का एक देश है जिसपे अंग्रेजों का अधिकार था। तो ये है नेपाल। 2008 से पहले तक यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि राजा का शासन नेपाल पे चल रहा था, जिसकी राजधानी काठमांडू एक हिल स्टेशन है। और काठमांडू में ही पशुपतिनाथ मंदिर है, ये भी हमें जानना चाहिए। 2008 के बाद राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म हुई। पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू देश था, हिंदू राष्ट्रवादी देश, उसकी भी मान्यता खत्म हुई। और 2008 से
नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। तो विद्या देवी इससे पहले राष्ट्रपति थी, अब रामचंद्र पेडौल राष्ट्रपति हुए हैं। तो नेपाल को आप देखिएगा तो इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नेपाल जो है एक वफर देश है, वफर कंट्री। वफर कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जो दो देश के बीच में होता है, यहाँ चाइना और यहाँ इंडिया, दो देश के बीच में है, चारों तरफ से ये एक स्थल से घिरा हुआ देश है, इसलिए इसलिए वफर कंट्री कहते हैं। स्विट्जरलैंड भी एक वफर कंट्री है। तो फिलहाल हमें नेपाल के बारे में बस इतना ही जानना है, उससे ज्यादा प्रतियोगिता दर्पण में और कुछ भी जानने के लिए नहीं। अब हम आएंगे सीधा रायसीना संवाद पे। रायसीना संवाद से हमेशा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है रायसीना संवाद। अभी दिल्ली में 8वां रायसीना संवाद हुआ। जब भी ये रायसीना संवाद होता है वो नई दिल्ली में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के प्रसिद्ध रायसीना संवाद का 8वां संस्करण नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च 2023 को संपन्न हुआ है। ये डेट जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये सिर्फ जानना है कि रायसीना संवाद नई दिल्ली में प्रति वर्ष होता है। इधर जो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण पिछले 12-13 महीनों से पढ़ा रहे हैं, अब इसका एमसीक्यू फॉर्म में भी मई के महीने से आ जाएगा, और बहुत संभावना है कि वन लाइनर फॉर्म में भी हम लोग लाएंगे, यानी 3 तरीके से लाने की प्रयास किए जा रहे हैं। एमसीक्यू तो निश्चित ही है कि आएगा, एक हम लोग जो सब्जेक्टिव वाइज पढ़ रहे हैं ये भी, और एक हो सकता है कि वन लाइनर फॉर्म में भी आए, ठीक है। तो एमसीक्यू इस वीडियो का अपलोड होने के 2-4 दिनों में एमसीक्यू भी, जो टॉप 100 टॉप 120 क्वेश्चन जो प्रतियोगिता दर्पण के 1 मंथ के होंगे उसे टेस्ट फॉर्म में लाया जाएगा। तो रायसीना संवाद हुआ है। रायसीना संवाद होता क्यों है? जियो पॉलिटिक्स के लिए और जियो स्ट्रेटेजी के लिए, भू राजनीति और भू रणनीति के लिए ये रायसीना संवाद होता है। फिर इन सभी चीजों को आप छोड़ दीजिए, यहां महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष के रायसीना संवाद का थीम है उपसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ये रायसीना संवाद का थीम है, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रायसीना संवाद का 2023 का थीम क्या है। तो कम से कम एक वर्ड आपको एकदम ध्यान में रखना है, उपसावा, और लास्ट में टेम्पेस्ट, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इतना हमें जानना है। उद्घाटन में मुख्य अतिथि कौन थी? तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जॉर्जिया मेलोनी वो 8वें रायसीना संवाद की मुख्य अतिथि थी। 8वें नंबर का ये रायसीना संवाद हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद ही ये रायसीना संवाद शुरू हुआ है। तो पहला रायसीना संवाद 2016 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद बीच का छोड़ देना है। अभी जो रायसीना संवाद मार्च में हुआ है उसका ये थीम ध्यान रख लेना है हमें। 1500 से 300 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। रायसीना संवाद जो होता है, अब जानने के लिए एक है, ये वर्ड आ रहा है रायसीना। ये रायसीना क्या है? ये रायसीना पहाड़ की श्रृंखला है। विंध्य पहाड़ की श्रृंखला को रायसीना कहते हैं, और इसी रायसीना पहाड़ पे विदेश मंत्रालय, रायसीना चोटी पे विदेश मंत्रालय स्थित है, और विदेश मंत्रालय के माध्यम से रायसीना संवाद प्रतिवर्ष किया जाता है, इसलिए इस संवाद को रायसीना संवाद कहते हैं। मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा कि इसका महत्व क्या है और भारत को इससे क्या लाभ हो रहा है। आपसे इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर रायसीना के विषय में पूछा जाए कि रायसीना है क्या, तो हमारा राष्ट्रपति भवन भी रायसीना हिल्स पे ही है। ये विंध्य श्रृंखला का एक भाग है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि विदेश मंत्रालय इसको ऑर्गेनाइज करता है, इसलिए इसका ऑर्गेनाइजर विदेश मंत्रालय है।
और ये विदेश मंत्रालय इसी रायसीना हिल्स पे स्थित है। इतना हमें जानना आवश्यक है। अफगानिस्तान से संबंधित एक क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे, संभवतः ये अगले पेज में है। पेज तो अफगानिस्तान से संबंधित क्या क्वेश्चन है वो लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया जा रहा है मध्य एशिया के 5 देशों व भारत के बीच पारस्परिक सहयोग के लिए गठित मध्य एशिया समूह, भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में 2023 को संपन्न हुई है। इसे अगर हम लोग मैप में देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो भारत मध्य एशिया समूह का जो पहला बैठक नई दिल्ली में हुआ है वो हुआ क्यों है। तो इतना पढ़ना मेरे अनुसार उतना आवश्यक नहीं है, और जब तक इसे मैप पे देखा ना जाए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मैप में भारत और मध्य एशिया की स्थिति क्या है और वहां पे अफगानिस्तान का महत्व क्या है। ठीक है, प्राचीन काल से ही भारत और मध्य एशिया के बीच एक मित्रतापूर्ण संबंध रहा है। मध्य एशिया से बहुत सारे लड़ाके भारत में आके बसे। हम लोग मुगल के बारे में जानते हैं, बाबर खुद मध्य एशिया का था। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये भारत है, ये भारत की स्थिति है। भारत के जस्ट बगल में पाकिस्तान है। अब अगर पीओके को ले लिया जाए ये पूरा भारत, तो पीओके से सटा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा पीओके है। तो पीओके से सटा है अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान जैसे ही खत्म होता है तो ये जो पूरा भाग है, ये 5 मुख्य देश, अफगानिस्तान को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ये 5 मुख्य देश क्या कहलाते हैं? मध्य एशिया कहलाते हैं। जैसे हम लोग दक्षिण एशिया के देश हैं, वैसे ये 5 देश मध्य एशियाई देश हैं, जिसमें हमारे सबसे निकट का है ताजिकिस्तान। ठीक है, टी फॉर ताजिकिस्तान, जिसका कैपिटल है दुशांबे। यहाँ पे ये ताजिकिस्तान है और इसकी कैपिटल है दुशांबे, ये ताजिकिस्तान हो गया। फिर ताजिकिस्तान के बगल में है किर्गिस्तान, बिश्केक इसकी राजधानी है। तीसरे नंबर पे है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है। चौथे नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान, तुर्की इसे नहीं समझिएगा, अशगाबाद इसकी राजधानी है। 4 और सबसे बड़ा, ये थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मध्य एशियाई देश है उसका नाम है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी अस्ताना है। तो हमारा सबसे निकट का मध्य एशियाई देश हो गया ताजिकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक है। ताजिकिस्तान के बगल में ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान का ही रहने वाला बाबर का था, जिसकी राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। ताशकंद से नीचे अर्थात उज्बेकिस्तान से नीचे तुर्कमेनिस्तान है, जिसकी राजधानी अशगाबाद है। और सबसे बड़ा मध्य एशियाई देश अगर कोई है तो ताजिकिस्तान है, तजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी अस्ताना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये देश है। अब ये मध्य एशियाई देश है। इसी उज्बेकिस्तान से कभी बाबर काबुल होते हुए दर्रों को पार करते हुए भारत के में चढ़ाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य एशिया है और यहाँ पे भारत है। इन दोनों के बीच में है अफगानिस्तान, और इस अफगानिस्तान पे आज तालिबानियों का शासन है। तालिबानी कभी आतंकवादी संगठन घोषित हुआ था। अब चूंकि तालिबानियों का शासन है, यदि अफगानिस्तान की सहायता न की जाए
तो आने वाले समय में यहाँ के जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से मिलके भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं। इसलिए अफगानिस्तान को मित्र बनाए रखना भारत की मजबूरी भी है और आवश्यकता भी है। और एक चीज राजनीति में जानना बहुत आवश्यक है कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन होता है, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त तो होता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान यदि हमारा दुश्मन है, दुश्मन देश है, तो अफगानिस्तान प्रारंभ से ही हमारा मित्र देश है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, एक पहली बैठक आयोजित की गई है। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में बैठक आयोजित की गई है। भारत और मध्य एशिया के बीच, मध्य एशिया के 5 देश और भारत आपस में दिल्ली में मिले हैं, बैठक किए हैं। किस लिए बैठक किए हैं? अफगानिस्तान के लिए बैठक किए हैं और अफगानिस्तान को गेहूं सप्लाई किए। ये पहली बैठक हुई है। क्यों हुई है हम लोग जानेंगे। अगर अफगानिस्तान को सहायता नहीं दिया जाएगा तो ये पाकिस्तान से मिल सकता है और भारत को परेशान कर सकता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे। कोई भी क्वेश्चन होगा, यदि आप उसे मैप से पढ़ के बनाते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, और यदि मैप से नहीं किया जाए तो फिर वो उसे याद रखना आसान नहीं होगा। ये सभी प्रश्न बिल्कुल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जापान से संबंधित है और ये जो रॉकेट है यहाँ पे विफल हो गया है, और ये विफल वाला चीज एग्जाम में नहीं पूछता है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता दर्पण में ये क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 अभी जारी हुआ है। भारत में स्थान पाया है 136, जो बहुत खराब माना जाता है। एक चीज हमें जानना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा ये जारी होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण केवल 2 है। एक हमें जानना है इस फिनलैंड के बारे में। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड नंबर 1 पे है। भारत का स्थान 136 में है। इससे नीचे बुरुंडी, यमन वगैरह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाली रैंकिंग में हम लोग 136 हैं, जो बहुत ही खराब माना जाता है। अक्सर आप देखिएगा कि जो नॉर्थ के देश है, वो फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, नीदरलैंड हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, ये सभी जो नॉर्थ के कंट्रीज हैं या फिर जो ठंडे प्रदेश हैं, वही रैंकिंग में रैंक 1 आते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन हो, आपको याद ना हो, तो देखिए क्या ये इन देशों की चर्चा है वहां पे, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। क्वेश्चन है हथियारों की खरीद, हथियारों की खरीद बिक्री। तो इसमें हमें सिर्फ ये जानना है कि हथियारों की जो खरीद है, एक स्वीडिश संस्था एक रिपोर्ट जारी करता है कि कौन हथियारों को खरीद बिक्री करने में नंबर 1 है। तो हथियारों को सेल करने में नंबर 1 पे अमेरिका है, सेल करने में नंबर 2 पे रशिया है और सेल करने में नंबर 3 पे फ्रांस है। ठीक है। खरीदने में कौन नंबर 1 पे है, ये हमें देखना है। तो ये आयातक हो गया। आयातक मतलब जो खरीदार है, भारत, सऊदी अरब और कतर, ये 3 एशियन कंट्रीज जो हैं सबसे बड़े हथियारों के खरीदार हैं। और भारत जो हथियार खरीदता है वो सबसे ज्यादा रशिया से खरीदता है हथियार। 45% हथियार भारत रसिया से खरीदता है। ये ध्यान हमें रखना है। बस इतना ही क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि अमेरिका सबसे बड़ा विक्रेता है हथियारों का, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे फ्रांस है। अमेरिका सबसे अधिक यदि हथियार किसी को बेचता है तो सऊदी अरब को बेचता है, रशिया भारत को बेचता है, फ्रांस भी सबसे अधिक भारत को बेचता है।
खरीदार अर्थात आयातक में नंबर 1 पे भारत है, 2 पे सऊदी अरब है, 3 पे कतर है, और रशिया से भारत सबसे अधिक हथियार खरीदता है। ठीक है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंध खत्म हो गया, इससे अधिक कुछ भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग देखेंगे पार्ट थ्री में इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 1 ही अमेरिका से रिलेटेड है कि अमेरिका में 2 बैंक है, एक सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा है सिग्नेचर बैंक, एस फॉर सिलिकॉन वैली और एस फॉर सिग्नेचर बैंक। ये दोनों बैंक जो है वो दिवालिया घोषित हो गया है, और दिवालिया घोषित होने से भारत पे भी इसका असर पड़ा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि आखिरकार कारण क्या रहा दिवालिया घोषित होने का। तो दिवालिया जो घोषित हुआ है सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक, उसके पीछे कारण क्या था? जैसे हमारा एक केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसी तरह अमेरिका का एक केंद्रीय बैंक है फेडरल बैंक। वो बैंक है फेडरल बैंक, वॉशिंगटन डीसी में ये बैंक है। अमेरिका का ये सेंट्रल बैंक है। तो ये फेडरल बैंक क्या किया अभी हाल में, अपना इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर को हाइक कर दिया, अर्थात बढ़ा दिया। यदि आप जमा करते हैं फेडरल बैंक में तो पहले यदि आपको 5% के दर से ब्याज मिलता था, तो इस ब्याज को ये 9% के दर पे कर दिया। तो वाजिब सी बात है, यदि बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देगा तो आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे क्यों लगाओगे। तो अमेरिका के जो नागरिक हैं या बाहर के भी नागरिक जो सिग्नेचर बैंक में और सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा लगाए थे, उनमें हड़बड़ी हो गई। उन्होंने क्या किया कि इन बैंक से अपना पैसा निकालना प्रारंभ किया, विड्रॉ करने लगे, क्योंकि फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दी थी। तो इन 2 बैंकों से इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ करने लगे, और विड्रॉ करके ये पैसा कहाँ ले आए? फेडरल बैंक को ले आए, फेडरल बैंक को दे दिए। इस कारण से मार्केट डाउन हुआ, लोगों के बीच अविश्वास पैदा हो गया, और बहुत बड़े मात्रा में सिग्नेचर बैंक और सिंडिकेट बैंक से विड्रॉ हुआ, और ये दोनों बैंक दिवालिया घोषित हो गए। क्यों घोषित हो गए? क्योंकि फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया था। इसका असर भारत पे भी पड़ा, भारत का भी जो सरकारी बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट को हाई किया, क्योंकि ये जो मार्केट है ग्लोबली चलता है। यदि फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को हाई करेगा तो अदर गवर्नमेंट बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को हाई करेंगे। यही कारण है भारत में आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाई किया, तो अदर बैंक को भी इंटरेस्ट रेट हाई करना पड़ा है। तो ये स्थिति है मार्केट की। मार्केट में हमें ये समझना है कि एक देश में यदि ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो उसका पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है। यही कारण है कि रशिया और यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो इसका ग्लोबली प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा। गेहूं के दाम, सरसों के दाम बढ़ गए। आखिर क्या कारण है कि आज हम लोग आटा बहुत महंगा खरीद रहे हैं, आज हम लोग सरसों बहुत महंगा खरीद रहे हैं? इसके पीछे यही कारण है कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन यूक्रेन में होता है, सरसों का बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन यूक्रेन में हो रहा है। हथियारों का मांग बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका हथियारों को सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, और गेहूं का जो पैदावार है यूक्रेन कर नहीं पा रहा है, तो उसका जो प्रभाव है भारत पे पड़ रहा है। भारत बहुत बड़े मात्रा पे जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है उससे अदर कंट्रीज को भी देना पड़ रहा है, भारत में गेहूं का मूल्य बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हमें समझना है कि एक देश का प्रभाव दूसरे देश पे क्या पड़ता है। यही कारण है कि पिछले बार जब बीपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ था तो रशिया यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका ग्लोबली प्रभाव पड़ता है। वही क्वेश्चन हमारे स्टेट लेवल एग्जाम में और यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी वही सब लिखा हुआ है कि सिलिकॉन, यहाँ पे अगर आप देखिएगा इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सिलिकॉन वैली बैंक के अचानक फेल
दिवालिया होने के मामले में वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यतः स्टार्टअप से डील करने वाला यह बैंक सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप से डील करता था, इनसे डिपॉजिट्स लेता था स्टार्टअप से, तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराता था या फिर उस पैसे का निवेश करता था, इन्वेस्टमेंट करता था। सिलिकॉन बैंक ने अमेरिकी बॉन्ड्स में भी निवेश किया था। बाद में फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से इन बॉन्ड्स में गिरावट हुई। मंदी की आहट होते ही स्टार्टअप्स ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। यही मुख्य कारण है, सीधा सा कारण है फेडरल बैंक का ब्याज दर बढ़ा देना। ठीक है, अब हम लोग आएंगे उज्ज्वला स्कीम पे। उससे पहले का जो क्वेश्चन है उसे छोड़ देंगे, वो एग्जाम में खासकर पीटी परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये सब कुछ नहीं पूछता है एग्जाम में, सब पेज भरने का उपाय है किताबों का। अब हम लोग को याद होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 2016 में आई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में आई थी। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या था? ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था, एलपीजी सिलेंडर दिया जाता था बीपीएल की महिलाओं को। अगर एक परिवार गरीब परिवार है, उसमें 4 या 5 महिलाएं हैं, तो जो सबसे वरिष्ठ महिला होती थी उन्हें बीपीएल कनेक्शन मुफ्त में दिया जाता था सिलेंडर को भर के। उसके बाद उन्हें अपने रकम से सिलेंडर भरने होते थे। तो उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी गैस गरीब महिलाओं को दिया गया। फिर इधर क्या हुआ है कि एलपीजी का रेट बढ़ गया। 2013 में जो एलपीजी हम लोग 400 रुपया में ले रहे थे, आज एलपीजी हम लोग 1200 रुपया में ले रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया है, 200 प्रति सिलेंडर का सब्सिडी घोषित किया है जिन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर मिला है। यही हमें पढ़ना है। एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के चलते देश में भी एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस मूल्य वृद्धि से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 200 रुपये सिलेंडर सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें जानना है भारत की विदेश व्यापार नीति 2023। ये पहले ही आना चाहिए था लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ पाया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में मुख्यतः हमें इस लाइन पे ध्यान रखना है। ये पूरा जो पैराग्राफ है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा ये ध्यान रखिएगा। तो लिखा हुआ है कि नई नीति की घोषणा करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हमारे उद्योग मंत्री भी हैं, वाणिज्य मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल ने बताया कि भारत के कुल वार्षिक निर्यात वस्तुगत एवं सेवाओं के व्यापार सहित 760 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। नई नीति में 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में बनता है कि 2 ट्रिलियन डॉलर तक निर्यात का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2030 तक का रखा गया है। बस इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए और कुछ नहीं जानना है। आपसे पूछा जाएगा कि नई विदेश व्यापार नीति में 2 ट्रिलियन डॉलर तक निर्यात को पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष को रखा गया है, तो 2030 वर्ष को रखा गया है। अब हमारे लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत बांग्लादेश, क्वेश्चन है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का भी उद्घाटन हुआ है। मोदी जी ने भारत बांग्लादेश पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ, और ये जो पाइपलाइन है इस तरह का पाइपलाइन भारत का दूसरा ये पाइपलाइन है। पहला बिहार में था, सीतामढ़ी और नेपाल के बीच में। यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों देशों के बीच इस पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन को भारत बांग्लादेश मैत्री
पाइपलाइन नाम दिया गया, एक क्वेश्चन ये है, ये जो पाइपलाइन गुजारी गई है इसका नाम क्या है? मैत्री पाइपलाइन, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। पाइप जो गुजरेगा उसमें होगा क्या? उसमें होगा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, ये इन सभी का आदान प्रदान दो देश आपस में करेंगे। ठीक है, ये जो पाइपलाइन है वो 131.5 किलोमीटर है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। 131.5 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन के जरिए असम स्थित, असम में एक है रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के द्वारा सिल्लीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को डीजल पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अभी डीजल पहुंचाया जाएगा, ये ध्यान रखना है, फिलहाल डीजल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी से ही 2015 से बांग्लादेश को पेट्रोल पहुंचाया जा रहा है। तो ये डीजल फिलहाल पहुंचाया जाएगा भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से। 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। गुजरेगी कैसे, ये हम लोग पहले मैप में देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसान होगा। तो हम लोग सबसे पहले मैप देखेंगे असम का। असम में यहाँ पे है नुमालीगढ़, नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरीज है। ठीक है, तो यहां से नुमालीगढ़ रिफाइनरीज चलेगी और यहां पर है सिल्लीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में सिल्लीगुड़ी, और यही सिल्लीगुड़ी का जो यहाँ पे एक टर्मिनल बनाया गया है और यहां से पाइपलाइन बांग्लादेश में प्रवेश करेगी और फिलहाल ये डीजल प्रोवाइड करेगी। पेट्रोल तो पहले से ही प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन पहली मैत्री पाइपलाइन जो है वो डीजल प्रोवाइड करेगा। इससे पहले बिहार में यहाँ पे सीतामढ़ी से पाइपलाइन गुजार के जनकपुर को दिया गया है, जनकपुर को पेट्रोल डीजल वगैरह प्रोवाइड किया था। तो पहला पाइपलाइन बिहार नेपाल पाइपलाइन है, दूसरा पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच ये पाइपलाइन। ठीक है, चलो, सीतामढ़ी से नहीं, मोतिहारी से वो उसको गुजारा गया 70 किलोमीटर का वो पाइपलाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन को यदि छोड़ दिया जा रहा है, किसी टॉपिक को छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे आप ये समझिएगा वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोगों ने जो 12-13 प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा है और उन दिनों जो एग्जाम आया है आप उससे मैच करिएगा, तो उन्हीं के बीच क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया उसे एग्जाम में शायद कभी भी क्वेश्चन नहीं आए पिछले 1-1.5 सालों में। तो इस इकोनॉमी में इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस टॉपिक को छोड़ दिया गया। इसलिए यदि किसी को छोड़ दिया जा रहा है तो उसमें भ्रम में मत रहिएगा कि ये क्यों नहीं समझाया गया। कारण उसके पीछे बस यही है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। किताबों को बेचना होता है और बेचने के लिए उन्हें पेजेस को भरना पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, विदेश व्यापार नीति एक बार रीड कर लीजिएगा। बस एक ही लाइन पीटी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, न कि मेंस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया और ये इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यूज फॉर्म में भी इस साल, माफ करिएगा, अभी जो अपलोड होगा उसके बाद हम लोग लाएंगे। ठीक है, और इकोनॉमी में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। अब सीधा हम लोग आते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान में। जैसे कि इकोनॉमी में छोड़ा गया ब्याज दर, अभी बैंक का ब्याज दर क्या, ये सब एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम में, रेलवे एसएससी में, इसलिए उसे स्किप किया गया। उन्हीं को डाला गया है जो इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये मत सोचिएगा इस टॉपिक को क्यों छोड़ा गया है हमारे सहूलियत के लिए, ताकि उन चीजों को न पढ़ा जाए जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सभी को नहीं पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है। एक बैंक है ब्रिस्क बैंक, 5 देशों की बैंक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
इन 5 देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया, ब्रिक्स बैंक। ठीक है, इसी ब्रिक्स बैंक को नाम दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, ब्रिक्स बैंक को। इसकी अध्यक्ष बनी है ये महिला डिल्मा डिल्मा रूसेफ, जो ब्राजील के राष्ट्रपति थी, वो अध्यक्ष बनी है ब्रिक्स बैंक की। बस, और अब हम लोग आगे बढ़े। ये सभी आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, पुरस्कार। पुरस्कार में महत्वपूर्ण है भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी का पुरस्कार। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन जो है, जो न्यूज चैनल वगैरह चलाती है, उसने महिलाओं को सम्मान दिया है। तो बस 2 न्यूज हमें ध्यान रखना है। एक, मीराबाई चानू का बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, बीबीसी ने स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया है इसी महिला को, मीराबाई चानू को। ठीक है, मीराबाई चानू भारोत्तोलक का भी रजत पदक भी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। दूसरा, बीबीसी ने पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भावीना पटेल को दिया है, जो टेबल टेनिस प्लेयर है। ये पैरा स्पोर्ट्स मतलब कि दिव्यांग जनों का स्पोर्ट्स, विकलांगों का यह स्पोर्ट्स। बस 2 नाम हमें जानना है कि बीबीसी ने मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है, और पैरा टेबल टेनिस की प्लेयर है भावीना पटेल, भावीना पटेल को पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। ऑस्कर इस बार हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ऑस्कर मिला है, भारत में पहली बार ऑस्कर मिला है, ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध रूप से भारतीय सिनेमा को पहली बार ऑस्कर मिला, जो कंप्लीट भारतीय सिनेमा थी, ये ध्यान रखना। तो 95 नंबर का ये ऑस्कर था, 95वां नंबर का ये ऑस्कर अवार्ड था, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। वर्ष 2023 के 95 ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण अमेरिका में लॉस एंजल्स में हुआ। तो लॉस एंजल्स में एक थिएटर है डॉल्बी थिएटर, उसी डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए हैं, भारत को ये ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिए गए हैं, तथा सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री के लिए। इन 2 क्षेत्र में दिया गया है। तो ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए मिला ऑस्कर, और लघु डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला। डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है जो छोटे स्तर पे बनाई जाती है, किसी सब्जेक्ट को बेस्ड करके बनाया जाता है। अभी हाथी का विषय लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए गीतकार चंद्र बोस और संगीतकार MM कीरावानी को दिया गया। ठीक है, यहाँ पे फोटो भी है उनका। तो गीतकार है चंद्र बोस, ये कीरावानी साहब हैं, ये इन्होंने संगीत दिया था नाटू नाटू में गाने के लिए, और ये गायक थे। ठीक है, बस यही ध्यान हमें रखना है। और ये जो 2 महिलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर जीतने वाली निर्माता कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा ट्रॉफी के साथ हैं। गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को लघु डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर दिया गया है। मूवी का नाम भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भारत की तमिल डॉक्यूमेंट्री, ये ध्यान रखिएगा, ये सब जो नाटू नाटू का जो ओरिजिनल गाना है वो तेलुगु भाषा में है, और ये डॉक्यूमेंट्री बनी है तमिल भाषा में। डॉक्यूमेंट्री का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर्स, विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना। द एलिफेंट विस्पर्स के लिए निर्देशिका कार्तिकी गोंजाल्विस और प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा को दिया गया है एलिफेंट विस्पर्स के लिए। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद इससे आगे यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के डायरेक्टर को मिला है ऑस्कर अवार्ड डायरेक्शन में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेडन फ्रेजर को फिल्म थी द वेल के लिए, द वेल के लिए ब्रेडन फ्रेजर को ऑस्कर मिला है, यही है ब्रेडन फ्रेजर। और एवरीथिंग एवरीवेयर जो मूवी थी, एवरीथिंग एवरीवेयर मूवी, उसकी अभिनेत्री थी मिशेल, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब ऑस्कर से रिलेटेड कुछ भारत के जो पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेंगे। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पहली भारतीय महिला थी या पूरी तरह से पहली भारतीय नागरिक जिन्हें ऑस्कर मिला था, उनका नाम था भानु अथैया। ये भारतीय थी, महिला या पुरुष, जिन्हें पहली बार ऑस्कर मिला। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि पहली बार कोई ऑस्कर जीतने वाली थी भानु अथैया। एक मूवी आई थी 1982-83 में, फिल्म का नाम था गांधी। इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भानु अथैया को ऑस्कर मिला, लेकिन ये जो गांधी मूवी था वो इंग्लैंड वालों का था, ये हमारा मूवी नहीं था। अलग बात है कि भानु अथैया ने इसमें काम किया था, जो भारतीय थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी। इस प्रकार ये कंप्लीट भारतीय मूवी नहीं रही जिन्हें ऑस्कर मिला, लेकिन व्यक्ति वाइज देखा जाए तो पहली बार ऑस्कर भानु अथैया ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के क्षेत्र में जीता था। मूवी गांधी थी, 1982 में आई थी। फिल्म के जो डायरेक्टर थे ब्रिटेन के थे, उनका नाम था रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी पे मूवी बनाई थी। फिर उसके बाद 2009 का साल आया तो उसमें एक गाना था, एक मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर। हाँ, स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें इरफान खान भी थे, थोड़े देर के लिए अनिल कपूर भी थे। तो स्लम डॉग मिलियनेयर में एक मूवी गाना था जय हो। इस गाने के लिए संगीतकार ए आर रहमान को और गीतकार गुलजार को ऑस्कर मिला था। गीतकार गुलजार और संगीतकार ए आर रहमान को यह ऑस्कर मिला था, लेकिन ये मूवी भी ब्रिटिश फिल्म थी, यहाँ स्लिम लिख दिया, स्लम होगा। स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर 2009 में मिला। फिर 2009 में ही लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बच्ची पर आधारित स्माइल पिंकी के लिए एक बार पुरस्कार मिला, लेकिन ये भी जो डॉक्यूमेंट्री बनाया था वो अमेरिकी ने बनाया था, तो स्माइल पिंकी पे डॉक्यूमेंट्री बना, उसे ऑस्कर मिला। 1992 में बंगाल के थे सत्यजीत राय, उन्हें ऑस्कर मिला था। जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए मानद ऑस्कर मिला था। ये सभी भारत से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहली मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, उस पिक्चर का नाम है मदर इंडिया। मदर इंडिया 1957 में नरगिस और सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार की मूवी थी मदर इंडिया। ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। एक मूवी थी शाहरुख खान की, कोई बॉम्बे से रिलेटेड मूवी थी, सलाम बॉम्बे, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। लगान ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। लास्ट फाइव में ये सभी मूवीज आई हैं। ठीक है, गली बॉयज लास्ट फाइव में आया था। तो ये सभी हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग अगले पेज में देखेंगे, हमारे जो गवर्नर हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में एक गवर्नर थे, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे, रघुराम राजन को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और शक्तिकांत दास दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स हैं, ये भी ध्यान रखना है। और शक्तिकांत दास को 2023 में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वर्तमान में, उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है।
बस हमें इतना जानना है। अब अगले पेज में हम लोग देखेंगे प्रिट्जर पुरस्कार। दो क्वेश्चन और जो महत्वपूर्ण है, सभी पढ़ना बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्या छोड़ना है ये भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिट्जर पुरस्कार। सबसे पहले तो जानना ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्किटेक्चर में ये पुरस्कार दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र का ये नोबेल माना जाता है, नोबेल प्राइज है। वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है प्रिट्जर पुरस्कार, जो इस पर ब्रिटेन के जाने माने आर्किटेक्ट सर डेविड को दिया गया है। बस इतना जानना है हमें, सर डेविड को प्रिट्जर पुरस्कार मिला है। और प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर का ये नोबेल प्राइज माना जाता है, और कुछ भी नहीं जानना है। अगला गणित के क्षेत्र का एक पुरस्कार है, गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में जो एबल प्राइज दिया जाता है, एबल पुरस्कार दिया जाता है, वो भी गणित के क्षेत्र का नोबेल प्राइज माना जाता है। और इस बार जो नोबेल प्राइज दिया गया है, अमेरिकी एक मैथमेटिशियन है प्रोफेसर लुइस, यही है प्रोफेसर लुइस जिन्हें एबल प्राइज मिला है। और इसके ज्यादा आवश्यक कुछ नहीं है प्राइज में। अब हम लोग जल्दी से आएंगे डेज में, जो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में डेज से रिलेटेड होता है। ये जो भी व्यक्ति वगैरह गुजर गए हैं उनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, वो जैसे सतीश कौशिक वगैरह है उनसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पढ़ना कोई महत्वपूर्ण है नहीं। क्योंकि ये मई का प्रतियोगिता दर्पण है जो एक दो महीने पीछे चलता है, तो मार्च में जो डेज हैं वो क्वेश्चन कौन कौन सा महत्वपूर्ण है हम लोग देख लेते हैं। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, ये काट दीजिएगा, ये जरूरत नहीं है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, ये महत्वपूर्ण है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। यदि हो सके तो कुछ कोडिंग कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसान हो। 4 मार्च देखना है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अब देखिए ये दो कोडिंग हो सकता है, वन्य जीवों की सुरक्षा आवश्यक है तो 3 मार्च वन्य जीव दिवस, और वन्य जीव की सुरक्षा आवश्यक है तो 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये कोड हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये सभी को हमें लगता है कि पता होगा, तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। मॉरिशस डेज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई मैथमेटिशियन है तो वो जान ले 14 मार्च को पाई दिवस होता है। पाई का मान होता है ना 3.14 या 22/7, ये पाई का मान होता है। ये पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये बीपीएससी में 2015 15 मार्च को क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये महत्वपूर्ण है। ये एसएससी के 2009 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब, 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, ये महत्वपूर्ण है। विश्व गौरैया दिवस, ये जो गौरैया है, स्पैरो है, बिहार का राजकीय पक्षी भी है, और 20 मार्च को बिहार में गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ये कम से कम बिहार से संबंधित एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, एक यहाँ पर था हम लोगों ने पहले पढ़ा था 3 मार्च को, ये वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतुओं से संबंधित 3 मार्च को, और ये वानिकी दिवस है, ये ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। वानिकी वगैरह सही रहेगा तभी गौरैया आगे बढ़ेगी। बिहार दिवस 22 मार्च है, ये हमें पता होना चाहिए। 1912 22 मार्च को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बिहार अब बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में काम करेगा, और 1 अप्रैल से बिहार काम करना 2012 को शुरू भी कर दिया।
विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है। कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है बताने की आवश्यकता नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस, ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च विश्व जल दिवस है, तो 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है, ये ध्यान रखिएगा। जीव की उत्पत्ति पहले जल में होती है, इसलिए विश्व जल दिवस पहले हो गया, उसके बाद वो जमीन पर आता है, तो पृथ्वी बाद में। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 23 मार्च हम लोग जानते हैं बलिदान दिवस है भगत सिंह का, सुखदेव और राजगुरु का। और 23 मार्च पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस भी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस क्यों है? क्योंकि 23 मार्च 1940 को ये जो मुस्लिम लीग है लाहौर में एक सम्मेलन की, और उसमें घोषणा की कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, इसका प्रस्ताव इन्होंने पारित कर दिया। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में लाहौर प्रस्ताव पारित किया, इसमें बाद में पाकिस्तान के गठन के लिए आधार प्रदान किया। स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला संविधान भी बाद में 1956 को 23 मार्च को ही लागू किया गया था, इसलिए 23 मार्च इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण डेज है, जिस प्रकार हम लोग के लिए 23 मार्च महत्वपूर्ण है बलिदान दिवस के रूप में। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देखिए 23 तारीख को शहीद दिवस है, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया, और आप इसको कोडिंग कर सकते हैं कि भगत सिंह को जैसे ही फांसी पे चढ़ाया गया, राष्ट्रवादी आंदोलन का मौसम बदल गया और वो और उग्र हो गया। तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी डे, 24 मार्च टीबी डे। 26 मार्च महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस भी है और राष्ट्रीय दिवस भी है। ऐसा क्यों है? देखिए 16 दिसंबर 1971 को ऑफिशियली बांग्लादेश आजाद हुआ है इस डेट पे, लेकिन बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने 26 मार्च 1971 को ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पाकिस्तान से कर दी थी। यही कारण है इस 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और इसी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मान्यता वहां मिली हुई है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, ये ध्यान रखना है, विश्व रंगमंच दिवस। राजस्थान से संबंधित एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। बुक इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉन्फ्रेंस में हम लोग देख लेंगे बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक, बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक। ये बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमी कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन है। कुछ देश हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, जिसमें भारत है, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ये दक्षिण एशियाई देश ने मिलकर बिम्स्टेक बनाया है और प्रति वर्ष ये लोग बैठक करते हैं। तो अभी मंत्री स्तरीय बैठक इन 7 देशों का हुआ है, और ये छठा बैठक था। कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है, ये ध्यान हमें रखना है। बिम्स्टेक पे आपको कम से कम 2-4 पेज जानना भी आवश्यक है, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो 7 देशों ने मिलकर बिम्स्टेक बनाया है। अब मिसलेनियस में हमें बस एक जानना है, उससे पहले सूरज कुंड महोत्सव फरीदाबाद में होता है प्रतिवर्ष। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है, ये हर वर्ष वहीं होता है। मिसलेनियस में हमें जानना है इस महिला के बारे में, यहाँ पे फोटो है। ग्रुप कैप्टन है सालिजा धामी, उत्तराखंड के रहने वाली है। पुष्कर धामी जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये शालिजा धामी ने वायु सेना में पहली बार लड़ाकू यूनिट की
कमान संभाली है। लड़ाकू यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला धामी मैडम बनी हैं। भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार किसी लड़ाकू यूनिट की कमान एक महिला अधिकारी को दिया गया है। यह श्रेय मिला है शालिजा धामी को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे युद्ध अभ्यास से संबंधित। युद्ध अभ्यास से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण है ट्राइपैक्स। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ट्राइपैक्स क्या होता है। तो ये युद्ध अभ्यास है, सभी युद्ध अभ्यास है। तो ट्राइपैक्स क्या है? ट्राइपैक्स युद्ध अभ्यास है भारतीय नौसेना का अपने देश के तटीय सीमा की पे रक्षा करने के लिए, तटीय सेना जो भारतीय नौसेना है अपने तट की रक्षा करने के लिए जिस अभ्यास को करती है उस अभ्यास का नाम है ट्राइपैक्स। इतना याद रखना है, भारतीय नौसेना का यह अभ्यास है तट की रक्षा सुरक्षा के लिए। इस अभ्यास को ट्राइपैक्स कहते हैं। ये सभी बिना मतलब का चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास को ही कटलास एक्सप्रेस 23 नाम दिया गया है। ये कटलास एक्सप्रेस 23 या अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है क्या? ये भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंड की भागीदारी इसी कटलास एक्सप्रेस 23 में हुई है। लिखा हुआ है कि भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के युद्धपोत INS त्रिकंद। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि INS त्रिकंद है क्या? INS त्रिकंद है क्या? तो INS त्रिकंड जो है भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है। बस ये ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS त्रिकंड। ठीक है, इस INS त्रिकंड की भागीदारी कटलास एक्सप्रेस अभ्यास में या अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जिसको कटलास एक्सप्रेस कहते हैं उसमें हुई है, और उसमें कुछ भी जानने के लिए नहीं है। तीसरा है दुस्तलिक। ये एक युद्ध अभ्यास है। दुस्तलिक एक युद्ध अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान की संयुक्त सेनाओं का। भारत और उज्बेकिस्तान के संयुक्त सेनाओं का। उज्बेकिस्तान की राजधानी हम लोग पहले भी पढ़े हैं अभी, ताशकंद। तो भारत और उज्बेकिस्तान का एक संयुक्त अभ्यास है दुस्तलिक, और ये संयुक्त अभ्यास 2023 में हुआ है। कहाँ? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में, ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अब एक और इंपॉर्टेंट है धर्म गार्जियन। ये भी युद्ध अभ्यास है। धर्म गार्जियन भारतीय सेना, भारतीय थल सेना और जापान के बीच युद्ध अभ्यास होता है। भारतीय थल सेना और जापान के बीच युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। बस इसमें और कुछ भी नहीं जानना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना व जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल का 2 दिवसीय समुद्री साझेदार अभ्यास अंडमान सागर में हुआ है। यानी कि भारतीय नौसेना और जापान की सेना के बीच अंडमान सागर में MPX अभ्यास हुआ है। MPX अभ्यास भारतीय नौसेना और जापान के नौसेना के बीच हुआ है। आपसे इस तरह का युद्ध अभ्यास पूछा जाए कि ये धर्म गार्जियन कहां पर हुआ है, किन दो देशों के बीच में होता है, किन सेनाओं के बीच में होता है, तो किन दो देशों के बीच में कहां पर होता है और किन दो सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायु सेना या जल सेना। इतना ही क्वेश्चन अभ्यास में पूछे जाते हैं। इसी 3 टाइप के क्वेश्चन अभ्यास में पूछा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि MPX क्या है। तो MPX एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होता है। इस साल अंडमान सागर में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग खेल से देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। खेल में इस पर बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। ये सभी कुछ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप इन सभी चीजों को छोड़ दीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछता नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में कराया है, यानी कि इस बार 13वां विश्व मुक्केबाजी का आयोजन भारत में हुआ है, ये ध्यान रखना है। भारत में विश्व मुक्केबाजी का आयोजन हुआ है और पदक तालिका दिया होगा, पदक तालिका दिया है, पदक तालिका इसमें नहीं दिया है। इसमें यह ध्यान रखना है 4 स्वर्ण के साथ भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पे है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पे। कुछ मुक्केबाजों का नाम भी जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछता है, जैसे कि निखत जरीन के बारे में पूछा था रेलवे के एग्जाम में, निखत जरीन कौन है? निखत जरीन एक मुक्केबाज है, नीतू एक मुक्केबाज है, लवलीना बहुत महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट की, ये एक मुक्केबाज है, स्वीटी बुरा ये एक मुक्केबाज है। तो हमारे प्लेयर्स का नाम भी जानना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नई दिल्ली में मुक्केबाजी संपन्न हुआ है। अब हॉकी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्रैग फुलटन। हमारे सभी MCQs जो इस बार इस महीने से आने वाले हैं उसमें ये सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। क्रैग फुलटन भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। भारतीय हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन है? यदि आप जानते हैं तो लिखिए, उड़ीसा के पहले वो प्लेयर थे, उन्हें ही हॉकी टीम का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके ही तत्वाधान में पूरे भारत में हॉकी कराया जाता है। दिलीप तिर्की उनका नाम था। तो हॉकी टीम के अभी मुख्य कोच बनाए गए हैं क्रैग फुलटन, ये रहने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के। अब हम लोगों को जानना है, एक महिलाओं का क्रिकेट हुआ था, महिलाओं का जो क्रिकेट हुआ था वो हमें जानना है, ठीक है? उसके बाद हमें कुछ नहीं अब जानना है। ये जो महिलाओं का क्रिकेट हुआ है, ये जो महिलाओं का क्रिकेट हुआ है, इसमें हम लोगों को सिर्फ कुछ चीजों को देख लेना है। अब जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। जानने के लिए आप जरूरत ये है कि जो WPL हुआ है अभी, विमेंस प्रीमियर लीग, उसका रिजल्ट क्या आया है, विजेता कौन है ये जानना है। तो इस बार की विजेता है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस 4 या 5 टीमें थी। मुंबई इंडियंस पहली महिला प्रीमियर लीग की विजेता मुंबई इंडियंस है। उप विजेता कौन है? उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स, ये उप विजेता है। सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला है? हाइले को, हाइले मैथ्यूज जो है मुंबई इंडियंस की, हाइले मैथ्यूज मुंबई की प्लेयर थी, उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब मिला और इन्हें पर्पल कैप भी मिला था। ऑरेंज कैप किसे मिला? मैग लेगिंग को ऑरेंज कैप मिला है। तो पर्पल कैप हाइले को मिला है और ऑरेंज कैप मैग को मिला है। ये 2 नाम हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हो गया है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस पॉइंट्स है उन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इसी से संबंधित मई का अभी तो आए गए हैं, उसके साथ ही MCQs फॉर्म में भी आएंगे और संभवतः वन लाइनर में भी अब से हम लोग का प्रतियोगिता दर्पण 3 प्रकार से आएगा। जो आ रहा है वो एक MCQ फॉर्म में और एक वन लाइनर के फॉर्म में। अब हम लोग मिलते हैं जून के प्रतियोगिता दर्पण में, तब तक के लिए धन्यवाद।